नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोर की बात में। और अगले आधे घंटे तक हमारी आपकी बातचीत होती रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी ने कल राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी ऐलान कर दिया और उस आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जो जब एक ग्रुप फोटो खींची जा रही थी वहाँ विधायक दल की बैठक में, जिसमें पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे मौजूद थे। उनके साथ और भी राजस्थान के जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद थे। और तो वो शख्स जो है उस वक्त सबसे आखिरी लाइन में खड़ा था। उसे इस बात का कतई एहसास तक नहीं था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। यहाँ तक कि जब राजनाथ सिंह जी ने वसुंधरा राजे को पर्ची थमाई तो वसुंधरा राजे भी पर्ची देख के एक क्षण के लिए सन्न हो गई। और जब उनके नाम का ऐलान किया गया तो वहाँ तकरीबन 3-4 सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। ऐसा लोग बता रहे हैं जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे उस दौरान, बैठक के दौरान और मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के दौरान। और 3-4 सेकंड के बाद जो है तालियां बजनी शुरू हुई। और इस तरह से पिछले ऑलमोस्ट 10 दिनों से चला रहा जो सस्पेंस था राजस्थान के मुखिया को लेकर, वो सस्पेंस ख़त्म हो गया। और इस तरह 2 और डिप्टी सीएम को भी लिया गया। हालांकि उसमें से एक नाम चल रहा था राजकुमारी दिया कुमारी का, तो दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। और उनके साथ साथ एक और हैं, उनको भी सीएम बनाया गया है जो कि अजमेर से विधायक हैं। तो उनका नाम भी आपको पता ही होगा। दूसरे डिप्टी सीएम जो है प्रेमचंद बैरवा जी हैं और वो एससी कम्युनिटी से आते हैं, अजमेर उत्तर सीट से विधायक हैं। और उसके अलावा देवनानी साहब को जो है स्पीकर बनाया गया है, जो कि वसुंधरा सरकार में भी मंत्री थे। तो कुल मिला के सस्पेंस ख़त्म हो गया है। और जब से इनके नाम का ऐलान हुआ मोहन बाबू का, तो भजन बाबू का, माफ़ कीजिएगा, मोहन बाबू तो वहाँ हुए हैं मध्य प्रदेश में। तो एक कहावत चल रही है, एक लोग मज़ा ले रहे हैं कह के कि मोहन और विष्णु की भजन अब चलेगी। तो इस तरह से बिल्कुल जो है वो मतलब अनएक्सपेक्टेड लोगों को और जिनका नाम कहीं चर्चा में नहीं था, और उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने राज्यों की बागडोर सौंपी है। तो इनको सौंपने के बाद अब एक सवाल ये लगातार उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो राज्यों में पपेट गवर्नमेंट यानी कठपुतली सरकार चाहता है? क्या वो ये चाहता है कि जो कहा जाए केंद्र सरकार की तरफ से तो वही काम जो है वो प्रदेश में हो? यानी डबल इंजन की सरकार में जो मेन इंजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो और जो दूसरा इंजन हो वो सपोर्टिव हो, यानी उसके सपोर्ट में उसको वो आगे पीछे पीछे से धक्का देता रहे। धक्का देकर मतलब कि जिधर वो ले जाए उधर पीछे पीछे वो चलता रहे। बहुत सारी बहसें हो रही हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा बीजेपी का कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि नहीं, हमने जो है ये साबित करने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी में आखिरी पंक्ति में खड़े कार्यकर्ता को भी सर्वोच्च पद से नवाजा जा सकता है। और जाहिर सी बात है ऐसा हुआ। अब ये तो 14 से ही हो रहा है। जैसे उसके बाद चुनाव हुए थे हरियाणा के, तो मनोहर लाल खट्टर को बना दिया गया सीएम हरियाणा का, जिनके बारे में कोई जानता नहीं था। उसी तरह से गुजरात में सीएम बनाया गया एक ऐसे आदमी को जिसके बारे में बहुत लोग कम जानते हैं। ठीक उसी तरह से लोग राजस्थान में भी कह रहे हैं कि भाई बैरवा को कौन जानता है, उनके
उसके बाहर। यहाँ तक कि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि सांगानेर जो जयपुर में है, तो सांगानेर से जब ये चुनाव लड़ने आए थे, इनका लोहाटी का टिकट काट के इनको दिया गया था, भजन जी को टिकट भारतीय जनता पार्टी का। इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को तकरीबन 48,000 वोटों से हराया। तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि साहब इनका तो कहीं आता ही पता नहीं था, इनके बारे में तो कोई जानता ही नहीं था। लेकिन अब क्या पोजीशन है, जब से ये इनके नाम का ऐलान हुआ है उसके बाद से भैया गूगल पे इनके सर्च के आंकड़े देख लीजिए आप जाके, लोग सर्च कर रहे हैं। अरे तो ऐसे ही होता है, कोई आदमी नया आता है और नई कमान संभालता है, उसको मौका मिलता है, उसको अपने आप को प्रूफ करना होता है। और मुझे उम्मीद है कि अगले 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के बीच में ये तीनों मुख्यमंत्री जो है अपने आप को साबित ज़रूर करेंगे, खासकर तब जब कि 3 से 4 महीने के बाद लोकसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लगने की उम्मीद है, अगर चुनाव जल्दी नहीं कराए गए तो। इसमें बुराई मेरे ख्याल से नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है किसी नए कार्यकर्ता को, या भले ही वो संघ पृष्ठभूमि का हो, संघ से जुड़ा हो, जैसा कहा जा रहा है कि ये लोग जो है वो संघ के पृष्ठभूमि के हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। इसमें जो साई साहब हैं, साय साहब, जिनका शपथ ग्रहण आज होना है छत्तीसगढ़ में, वो उनको थोड़ा बहुत अनुभव है, काफ़ी केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन ये दोनों लोग जो है बिल्कुल मतलब इनका अनुभव जो है ना के बराबर बताया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तो किसको पता होता है, कोई आसमान से तो सीख के आता नहीं, ना माँ के पेट से सीख के आता है। सभी इसी दुनिया में सीखते हैं और ये भी सीखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा करेंगे, और साथ ही साथ इसकी वजह से जो पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता हैं दूसरे प्रदेशों में या उसी प्रदेश में, उनके अंदर एक हौसला जगेगा और उनको भी लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साधारण कार्यकर्ता को भी कहां से कहां पहुंचा सकती है। अब देखिए, लोग चाहे कुछ भी कहें, वसुंधरा राजे को लेकर, मामा को लेकर यानी शिवराज सिंह चौहान को लेकर मध्य प्रदेश में, और रमन सिंह को लेकर छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये चुनाव आपको पता है कि ये चुनाव मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर लड़ा गया, कमल के फूल के निशान पर लड़ा गया, और ये कह भी दिया जाता था ऐलान करके लड़ा गया। तो जब ऐलान करके लड़ा गया और उसका रिजल्ट आशातीत आया, उसी आशा अनुरूप आया जो आला कमान का आशा था या मोदी जी की आशा था, सीधे सीधे कहिए तो मोदी जी अकेले चुनाव लड़ रहे थे, और जनता ने जब उन्हें सपोर्ट कर दिया तो क्यों नहीं उन्हें एक्सपेरिमेंट करने दिया जा रहा है, उनके एक्सपेरिमेंट पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई उनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा, उनका दांव सफल रहा, वो रिस्क उन्होंने जो लिया, वसुंधरा की नाराज़गी का, शिवराज सिंह चौहान की नाराज़गी का, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की नाराज़गी का, और भी दूसरे छत्रपों की नाराज़गी का, और वो रिस्क जो है उनको सफलता दिला गया, वो सफल हुए, तो क्यों नहीं वो अपने हिसाब से काम करें, उनको अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। भाई दूसरी पार्टियों में भी यही होता है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का आला कमान जो उसका पसंदीदा होता है उसको वो मुख्यमंत्री बनाता है या उसको वो पद सौंपता है। तो ठीक उसी प्रकार भाई नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जो समझा ठीक वो किया, और उसका रिज़ल्ट उन्हें मिला, और उस रिज़ल्ट के बाद जो उन्होंने वहाँ पे बंदे बिठाए वो अपने हिसाब से ठीक ठाक है। अब बंदे उनके हिसाब से काम करेंगे, या यूँ कहें कि कठपुतली सरकार चलाएंगे, तो उसमें बुराई क्या है या इसमें गलत क्या है। भाई मोदी जी की जो नीतियां हैं, मोदी जी की जो योजनाएं हैं, ऐसा तो है नहीं कोई जनता के खिलाफ हैं। 5 साल तक देंगे खाना जो है गरीब लोगों को, तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। राजस्थान में अगर महिला अपराध के लिए कुछ सख्त कानून बनाते हैं तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। दिया कुमारी को अगर कोई विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो इसमें क्या बुराई है। क्या ज़रूरी है कि सिर्फ वसुंधरा राजे ही जो है वो राजघराने से हैं तो वही राज करेंगी, दूसरा कोई राजघराना पॉलिटिक्स में आगे नहीं आएगा। तो ये सब तमाम सवालें हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये जो है
एक तरह से 29 की बिसात बनाई जा रही है। 29 में जो है मोदी जी संभवतः प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री के पद के लिए अमित शाह जी को जो है तैयार किया जा रहा है। और अमित शाह साहब के लिए ये सारी बिसात बिछाई जा रही है, क्योंकि जो लोग भी बने हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो अमित शाह के करीबी बताए जा रहे हैं। तो भाई इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर एक नई टीम तैयार की जा रही है और भविष्य के लिए अगर सोचा जा रहा है, तो हर पार्टी को सोचना चाहिए। कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि जो छत्रपों को लेके उन्होंने चुनाव लड़ा, छत्रप बनाम मोदी, तो उसमें वो फेल हो गए, तो उनके जो छत्रप हैं उनको हटाए, नए लोगों को ले आए। वो भी तो सीखे कुछ बीजेपी की इस सफलता से, अगर उन्हें अकल ठिकाने उनकी अगर अब तक नहीं आए हो। अभी मैं कल राहुल गांधी का बयान पढ़ रहा था, अभी वो जातीय जनगणना पर टिके हुए हैं। अरे जाति जनगणना करा क्या करोगे? जाति जनगणना करवा दोगे तो क्या होगा? सारी जातियां आपके साथ खड़ी हो जाएंगी। आप अपनी पार्टी में जाति जनगणना करवाइए ना, अपनी पार्टी को ठीक करिए, अपनी पार्टी के लोगों को ठीक करिए। आपके बात नहीं सुनते थे मध्य प्रदेश के कमलनाथ, राजस्थान के अशोक गहलोत ने बगावत कर दी, तब भी आप उनको अपने साथ रखे रहे सिर्फ सत्ता के लिए। और देखिए क्या नतीजा निकला उनके ऊपर भरोसा करने का। तो आप भी सीखिए कुछ भारतीय जनता पार्टी से, ले आइए नए लोगों को सामने ले आइए, रिनोवेशन करिए पार्टी का, अपने रिस्ट्रक्चर करिए अपनी पार्टी का, लोगों का, अपनी पॉलिसी चेंज करिए। 4 साल से एक रिकॉर्ड चल रहा है, सुई अटकी हुई है उसी पे, अडानी अडानी अडानी, जाति जनगणना अडानी, जाति जनगणना अडानी, जाति जनगणना अडानी। तो आपको भी ज़रूरत है चेंज होने की, जैसे भारतीय जनता पार्टी चेंज हुई, मोदी के लिए चेंज हुई, अमित शाह के लिए चेंज हुई, डजेंट मैटर। सफलता तो मिली और आगे भी मिलेगी, आगे नए एक्सपेरिमेंट होंगे, हो सकता है उसमें भी सफलता मिले। पहली बात। दूसरी बात कि मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि व्यक्ति कभी संगठन से बड़ा नहीं होता। मैंने बार बार कल्याण सिंह का एग्जाम्पल दिया है आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में। तो संगठन हमेशा बड़ा होता है और संगठन हमेशा रहेगा, संगठन बना रहेगा। व्यक्ति आते हैं जाते हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो अब देखिए इसमें बड़ा बड़ा विज्ञापन भी छपा है। विज्ञापन ये छपा है कि आज जो है छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो शपथ ग्रहण करेगी 2 बजे साइंस कॉलेज मैदान जो है रायपुर में, और 12 बजे भोपाल में जो है वो विष्णु जी हमारे जो है वो क्या बोलते हैं, मोहन यादव जी शपथ ग्रहण करेंगे वहाँ भोपाल में। और इन दोनों कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री आपके वो अमित शाह जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो 2 लाइन इसमें लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और उनकी कैबिनेट का शपथ ग्रहण बुधवार को होना है। पहले भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी कैबिनेट दोपहर 12 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेगी। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। फिर रायपुर में 2 बजे विष्णुदेव साय और उनकी कैबिनेट शपथ लेगी। दोनों ही कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य गणमान्य नेता और विशिष्ट अतिथि शामिल हैं। तो आपको एक जानकारी दे दूं कि इन दोनों कार्यक्रमों का हम सीधा प्रसारण करेंगे, कोशिश करेंगे करने की, और हमें उम्मीद है कि हमें मिल जाएगा, हमें लिंक मिल जाएगा और हम इसका सीधा प्रसारण करेंगे। तो आप 12 बजे भोपाल से आप चाहें तो हमारे चैनल पे सीधा प्रसारण देख सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह का, और 2 बजे उसके बाद छत्तीसगढ़ से रायपुर से जो है आप ये शपथ ग्रहण समारोह कोशिश आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखते हैं कौन कौन मंत्री बनते हैं, कौन कौन संतरी बनते हैं, क्या होता है।
बेहतर है कि हम इन्हें 3 महीने का कम से कम मौका दें, 4 महीने का मौका दें इनको अपने प्रूव करने के लिए। इनको जिन लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है या बना रहे हैं वो जाहिर सी बात है इनकी मदद भी करेंगे कामकाज में, राजनीति में, क्या बोलते हैं उसको, संसदीय कार्य प्रणाली में। मान लीजिए कोई पहली बार विधायक बना है, जैसे अब राजस्थान के मुख्यमंत्री बेचारे पहली बार बने हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बहुत सारी जानकारी नहीं होगी संसदीय कार्य प्रणाली की या विधानमंडल कार्य प्रणाली की, तो सीखेंगे, सभी सीखते हैं, ये भी सीखेंगे, समझेंगे, लोग बताएंगे, इनके साथी लोग बताएंगे, इनके सांसद बताएंगे, इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता बताएंगे। जब इनको चुन लिया गया है मुख्यमंत्री तो जाहिर सी बात है इन सब छोटी छोटी बातों से किस तरह से अवरोध उत्पन्न हो सकता है सरकार चलाने में। मुझे तो नहीं लगता कि किसी प्रकार से होना चाहिए। तो देखते हैं, 6 महीने का समय दीजिए, 6 महीने में अपने आप पता चल जाएगा कि ये कितने काबिल हैं, कितने नाकाबिल हैं। कुछ तो देखा होगा आला कमान ने इनके अंदर, तभी तो इनको बनाया है। तो आप भी इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पे। अगली खबर एक बड़ी अच्छी खबर है भोपाल से, हमारे मामा जी के बारे में है खबर ये। आपको पता है कि कल मामा जी से सीएम हाउस में कुछ महिलाएं मिलने गई थीं और उन महिलाओं ने जो है उसमें से एक वीडियो जो है ट्विटर पे बड़ा वायरल हो रहा था, सोशल मीडिया पे, कि 2 महिलाएं शिवराज सिंह चौहान जी से लिपट कर जो है खूब रो रही थी और शिवराज जी यानी मामा जी जो है उनको सांत्वना दे रहे थे अपनी बहनों को और कह रहे थे कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और वो बहनें कह रही थी कि हमने तो आपको चुना था, हमने आपको वोट दिया था, ये क्या हो गया। मतलब उनके मुख्यमंत्री न बनने पर दुख जता रही थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उनको सांत्वना दिया। उसके बाद वो अपने अपने घर गईं। तो मध्य प्रदेश से उन्होंने कहा कि आप कहीं मत जाना। इस पर शिवराज जी ने कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और शिवराज सिंह का एक बयान जो है वो कल से बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वो बयान है कि दिल्ली जाकर कुछ मांगने से बेहतर मर जाना पसंद करूँगा। कहा कि मांगने से मरना बेहतर। तो ये बयान भी उनका सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कल उनके ऑफिशियल ट्विटर एक्स हैंडल से जो है ये बयान सोशल मीडिया पे भी जारी किया गया है। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस बयान को लेकर कहा कि एक टिप्पणी की, उन्होंने एक लाइन की कि शिवराज सिंह की बगावत, कुछ इस तरह की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह कोई इस तरह का काम करेंगे। हालांकि उनका ये बयान जो है थोड़ा सा ज़रूर एक तरह से मतलब ध्यान आकर्षित करने वाला बयान है कि शिवराज सिंह चौहान ने इस बयान के ज़रिए, हो सकता है ये भावुक होकर उन्होंने बयान दिया हो, लेकिन इस बयान के ज़रिए उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो फ़िलहाल केंद्र की राजनीति करने नहीं जा रहे हैं। अगर उन्हें ऑफ़र भी किया गया, मांगने तो वो नहीं जाएंगे जैसा कि उन्होंने साफ साफ कह दिया, लेकिन अगर उन्हें ऑफ़र भी किया गया केंद्र में आने का तो वो केंद्र की राजनीति में नहीं जाएंगे। अब एक तर्क यहाँ पर दिया जाता है कि जो नए नेता बनाए गए हैं उनकी उम्र कम है, 55 है। जैसे कल जो भजन शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनकी उम्र जो है बताई जा रही है कि 55 या 56 साल की है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उम्र शिवराज सिंह चौहान की भी हो गई हो। शिवराज सिंह चौहान की भी उम्र मेरे ख्याल से 62 या 63 साल की उम्र होगी उनकी। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट एज क्या है उनकी, लेकिन 60 प्लस है मेरे ख्याल से। 62 या 63 साल की उम्र है उनकी। तो 62-63 साल की उम्र में जो है वो कोई ऐसी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती जिसमें किसी व्यक्ति को रिटायर कर दिया जाए, खासकर उसके पास अगर पार्टी चलाने का, संगठन चलाने का, सरकार चलाने का एक लंबा अनुभव हो। 20 से 22 साल का अनुभव है शिवराज सिंह चौहान को पार्टी, संगठन चलाने का, पार्टी चलाने का। और साथ ही साथ तकरीबन 16-17 साल, 16.5 साल लोग बताते हैं कि या कि 18.5 साल जो है वो मुख्यमंत्री रहे। तो जाहिर है बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है शिवराज सिंह चौहान का राजनीति को लेकर और सरकार चलाने को लेकर। तो मुझे उम्मीद है कि इनके इस अनुभव का लाभ जो है पार्टी ज़रूर उठाएगी, आज नहीं तो कल किसी तरह से, और इनको कोई न कोई मौका दिया जाएगा। और दूसरी बात रही बगावत करने की, तो मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान ऐसा कोई काम करेंगे जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। ये फ़िलहाल तो अभी नहीं लगता है, लेकिन उनके इस बयान ने बहुत कुछ सवाल ज़रूर उठा दिए हैं उनकी भूमिका को लेकर, खासकर भारतीय जनता पार्टी में।
और मध्य प्रदेश की राजनीति में। ठीक उसी तरह से लोग जो है वो वसुंधरा राजे की तरफ भी देख रहे हैं। अगर आप गौर फरमाइए, राजस्थान के कल जो है सीएम पद का जो ऐलान हुआ, तो जब पर्ची उन्होंने दी है राजनाथ सिंह ने उनको, ये वीडियो भी 5 या 7 सेकंड का वीडियो है, आप देख सकते हैं, उस पर वायरल हो रहा है काफ़ी सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने जब पर्ची देखा वसुंधरा राजे ने, तो पर्ची देखते ही वो चौंक गए। उन्होंने एक बार ऐसे पलट के जो है राजनाथ सिंह को देखा, उन्हें वो नहीं हुआ। और दूसरी बात, अगर आप गौर करें उस मीटिंग की जहां पर विधायक दल के नेता का ऐलान किया गया राजनाथ सिंह की मौजूदगी में, तो उस दौरान कहीं से भी आपको वसुंधरा राजे सहज नहीं दिखाई देती हैं। उनके चेहरे पे एक अजीब सा खिंचाव दिखाई दे रहा है आपको उनके चेहरे पे। मुझे तो नहीं लगता कि वो मुस्कुराई भी हैं, हो सकता है काफ़ी जगह मुस्कुराई हो, लेकिन हंसते हुए तो आप उन्हें नहीं देख सकते। जबकि राजनाथ सिंह बगल में बैठे थे, वो लगातार हंस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो निश्चित रूप से वसुंधरा राजे के लिए कल का दिन जो है बड़ा अशुभ था और अच्छा नहीं था, और उनकी नाराज़गी भी साफ साफ दिख रही थी, कैमरे पे दिख रही थी। आप देख सकते हैं, वीडियो ये वायरल है सोशल मीडिया पे। तो दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या शिवराज सिंह की तरह वो भी नाराज़ तो हैं ही हैं, साफ साफ नाराज़ हैं। शिवराज ने नाराज़गी अपनी दिखाई नहीं, लेकिन वसुंधरा की नाराज़गी साफ साफ दिखी है। तो क्या वसुंधरा इस पोजीशन में हैं कि वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती हैं लोकसभा चुनाव में, या ऐसा कुछ करने की सोच सकती हैं? तो बहरहाल वेट एंड वॉच की स्थिति बनी रहेगी। वसुंधरा निश्चित रूप से थोड़ा सा उनका अलग व्यक्तित्व है, थोड़ी सी अक्खड़ मानी जाती हैं, वो थोड़ी सी एरोगेंट भी मानी जाती हैं अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने मतलब उनकी जो पृष्ठभूमि है राजघराने की, उस हिसाब से। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, पता नहीं आप मुझसे इससे सहमत होंगे या नहीं होंगे। वसुंधरा हो सके कि अभी शांत बैठ जाएं, अभी कुछ दिन तक वो ना बोलें, लेकिन चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वो शांत बैठेंगी, इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, मुझे थोड़ा सा संदेह है कि वो शांत बैठेंगी, क्योंकि उनकी ये प्रवृत्ति नहीं है शांत बैठने की। आपने देखा होगा कि जब चुनाव शुरू हुआ था, चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, तो वसुंधरा की नाराज़गी खुलकर सामने आई थी और उनकी मीटिंग हुई थी जयपुर में अमित शाह जी के साथ, और उस मीटिंग में जो है कुछ बातें हुई होंगी आपस की, और उन्हें कुछ कहा गया होगा, कोई आश्वासन दिया गया होगा। उसके बाद से जो है वो चुनाव प्रचार में जाना उन्होंने शुरू किया, लेकिन शुरू के दौर में जो है उनको मंच पे भी नहीं बुलाया जाता था। बाद में जब इसको लेके थोड़ा सा हो हल्ला गुल्ला हुआ, हो हंगामा हुआ, तो उसके बाद जो है वसुंधरा को जो है फिर मतलब तवज्जो दी जाने लगी। तो फिर ये माना जाने लगा कि वसुंधरा जो है मान गई हैं, या वसुंधरा को लेकर जो है आपस में कोई सहमति हो गई है। लेकिन जब सीएम के नाम का ऐलान किया गया, तो ये सारी अटकलें जो है वो धरी की धरी रह गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, कि इस दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया की जो भंगी थी, वो निश्चित रूप से किसी को प्लीज करने वाली नहीं थी, या वो खुद में प्लीज हैं ऐसा भी नहीं था, बिल्कुल दिखाई दे रहा था। तो ये आशंका अभी भी राजस्थान की पॉलिटिक्स में बनी हुई है कि हो सकता है कि वसुंधरा अभी कुछ न कहें, लेकिन आगे चलकर वो पार्टी को तो नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ज़रूर कर सकती हैं। और वो व्यक्ति विशेष कौन होगा, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। ये रही भैया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और क्या नाम है उसका, राजस्थान का हिसाब किताब। तो आप भी इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार करते हैं, बनी रहेगी नज़र आपकी भी, हमारी भी। और इस बीच जो है दिसंबर बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है। आज हो गया, आपको क्या तारीख हो गया, आज बुधवार है, 13 दिसंबर हो गया, 18 दिन और बचे हैं, 17-18 दिन। तो दिसंबर ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर के साथ साथ ये साल ख़त्म हो जाएगा, नया साल शुरू होगा 2024 को लेके आप अभी से कुछ न कुछ वो प्लानिंग कर रहे होंगे। नए साल का एजेंडा क्या होगा आपका, नए साल में क्या करेंगे, ये सारी बातें होगी। एक छोटी सी खबर जो है, ये मैं आपको शॉर्ट के रूप में डाल दूंगा। ये खबर जो है हमारे उत्तर प्रदेश से है, बीजेपी को लेके है, बीजेपी के एक विधायक के कृत्य को लेकर है
तो बीजेपी विधायक राम दुलार रेप केस में दोषी करार। राम दुलार दोषी करार, 15 को सजा सुनाएगा एमपी एमएलए कोर्ट। और ये खबर है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। सोनभद्र जिले के विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए एहसानुल्लाह खां की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड को दोषी करार दिया है। सजा सुनाने के लिए अदालत ने 15 दिसंबर की तारीख तय की है। तो ये विधायक हैं, इनके ऊपर रेप का आरोप है और वो साबित भी हुआ है, इसलिए उनको दोषी भी करार दे दिया गया है। और फैसला सुनाए जाने के दौरान अदालत में मौजूद भाजपा विधायक को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। राम दुलार दुद्धी सीट से बीजेपी के विधायक हैं और उन पर 8 साल पहले प्रधानपति रहते हुए नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। गौरतलब है कि अगर ये दोषी तो हो गए हैं और अगर 15 दिसंबर को इनको 2 या 2 साल से अधिक की सज़ा करार सुनाती है एमपी एमएलए कोर्ट, तो इनकी सदस्यता भी चली जाएगी विधानसभा की। तो बीजेपी के लिए निश्चित रूप से ये एक अच्छी खबर नहीं है, खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो। और दुद्धी आपको पता है कि सोनभद्र ज़िले में है, उत्तर प्रदेश के ऑलमोस्ट एमपी के बॉर्डर के पास, और बहुत ही पिछड़ा इलाका है और पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ पर जो है SC ST टाइप के लोग जो है बहुत ज़्यादा हैं और इस तरह के शोषण की खबरें वहाँ से आती रही हैं, पहले भी आती हैं। बहुत सारी खबरें दब जाती हैं, बहुत सारी खबरें सामने आ जाती हैं। अब तो चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए खबरों को दबाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल हमें भी इंतज़ार होगा 15 दिसंबर का। देखते हैं कि कोर्ट इनको कितनी सज़ा सुनाती है। मेरा तो मानना यह है कि अगर ये दोषी हैं, जैसा कि अदालत ने कह दिया कि इनको दोषी मान लिया है, दोषी करार दे दिया है, तो निश्चित रूप से इनकी सज़ा जो है कम से कम 5 साल 4 साल तो हो ही हो। रेप की सज़ा तो वैसे भी 7 साल की होती है। तो इनका सेवा सत्कार जरा अच्छे से कर दे कोर्ट, मुझे तो यही लगता है। तो बहरहाल आज की बतकही में इतना ही। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा एक और चैनल है अनूप श्रीवास्तव के नाम से, तो कभी उस पर भी ज़रा सा शेयर कराइए और देखिए कि वो कैसा लगता है आपको। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई मामा जी पे बनाऊँ, आप देखिएगा, दोपहर या शाम तक मैं डाल दूँगा उसको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।